नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आपने मेरे जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 7th के, उन सबको देखा है, सो थैंक यू सो मच। और आगे भी आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए, मैं वीडियोस बना रही हूँ। और आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ हिस्ट्री लेसन 4 द मुगल एम्पायर को लेके, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत कुछ दिनों से सही नहीं चल पा रही थी, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके। अभी जो पेस है वो ठीक है। रोज़ भी हम लोग एक एक वीडियो भी अगर पढ़ते हैं या फिर आप लोग जो है उसको पिछले वीडियोस को भी जाके देखते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। और इस तरीके से आप लोग सब चीज़ों को, पेडागोजी को, कंटेंट को, एसएसटी के सबको अच्छे तरीके से जान जाएंगे और पढ़ भी लेंगे। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम तो टल गया है तो हमारे पे प्रेशर नहीं है, बट हाँ एक चीज़ और है, अगर प्रेशर नहीं है तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर रोज़ पढ़ते रहना है, ताकि हम जो है पिछली चीज़ों को भूले भी ना। अभी एक रिवीजन टाइम भी आएगा जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों का एक मैराथन क्लास में कर दूंगी, ताकि वो आप लोग को सारी चीज़ें रिवाइज करा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी है और हम लोग आगे करेंगे। तो आइए इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य। लिखा हुआ है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक के केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक उनके जो बाद भी आने वाले थे, माने जो उसके बाद भी पश्चात आने वाले भी जो शासक थे वो भी उनसे मतलब बहुत प्रभावित रहे। तो वही लाइन लिखी गई है कि उसके पश्चात आने वाले जो शासक थे अपने आप को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल यानी कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर की शुरुआत होती है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मुगल कौन थे, मीन्स कि हु वर द मुगल्स। तो इसमें भी है, देखिए डिफरेंट दो ओरिएंटेशन है, दो धाराएं हैं कि कौन किस दो धाराओं से ये मुगल जो है वो आए हुए हैं। तो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट आपको कर देती हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है कि मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे, यानी कि माता की तरफ से, फ्रॉम द मदर साइड। फ्रॉम द फादर साइड दे कंसीडर देमसेल्फ, वो कैसे कंसीडर करते थे, तैमूर शासक से। क्योंकि लिखा हुआ है कि पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आपको मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विथ रीजन, तो ये देखिए, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल मंगोल तैमूर के वंशज होने पे गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से वो लोग जो है अपने फादर के साइड से जो शासक तैमूर थे उनकी तरफ से वो अपने आप को वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते थे, न कि माता की तरफ से जो चंगेज खान को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये हुआ। उसके बाद से देखिए ये पिक्चर दिया गया है, उसमें जो है दिया हुआ है कि
तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है जो 1702 से लेकर 12 तक को चित्रित करता है। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिने और उसका पुत्र मीरिन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा। तैमूर की जो बाईं ओर है देखिए वो कौन है कि सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा हैं, उमर शेख बाबर के जो पिता हैं। और तैमूर की दाहिने ओर तीसरे, चौथे और पांचवे जो ये व्यक्ति बैठे हैं वो लोग मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। और दाएं की तरफ अगर आप देखेंगे, आप अच्छे से करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो इस तरीके से था ये जो चित्र है। क्योंकि मैं पूरी बुक आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी पॉइंट, कुछ ग्लॉसरी छूटे, कुछ हो सकता है कोई चित्र आ जाए जिसमें पूछे, तो वो कुछ भी मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे, बिकॉज हम सारी बुक्स को पढ़ लेना अच्छा। अगर ये ऐसा तो है नहीं कि मैं बस समरी पढ़ा रही हूँ, मैं तो पूरी बुक पढ़ा रही हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सारी जो चीज़ें हैं उन सबको पढ़ लूँ ताकि आप जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकें। अब देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को जो हम लोग हमने देखा है, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। उसके बाद से देखिए मुगल सैन्य अभियान है। इसमें क्या हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। यानी कि मुगल मिलिट्री कंपेगन्स थे, तो कंपेगन्स में देखिए डिफरेंट कंपेगन्स हुए, अभियान हुए। लिखा हुआ है कि प्रथम मुगल शासक बाबर, जिनका पीरियड जो था 1526 से लेकर 1530 तक था, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसके कारण, तो उज़्बेकों के कारण। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से इसने ये बोल रहा है कि काबुल में 504 में इन्होंने कब्जा किया और 1526 में इन्होंने किसको डिफीट किया, तो सुल्तान ऑफ दिल्ली जो थे इब्राहिम लोदी को एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के भी होंगे तो वो दोनों चीजें समझ पाए। हिंदी तो बेसिक वो समझ जाना है बट इंग्लिश भी। अब देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर यहाँ पे 2 चीज दी गई है। जो चित्र 4 दिखा रहा है कि कैसे जो है 16th सेंचुरी में जो है उसमें तोपों का यूज हुआ, तो ये पूछता है कि किस शताब्दी में यूज हुआ। और दूसरी चीज ये है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक किस शताब्दी में आई। तो देखिए दोनों लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। चित्र 4 पहले देखिए। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो कब प्रयोग किया, मीन्स कि ये दिया हुआ है कि cannons were an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of Panipat. ये था 16th century में यूज। अब 14th century में क्या हुआ, तो गन पाउडर टेक्नोलॉजी was brought to India. भारत में लाया गया कब, for warfare in the 14th century. Firearms were used for the first time in regions such as Gujarat, Malwa and Deccan and was used by Babur in early 16th century. तो कब भारत में लगाया 14वीं शताब्दी में, प्रयोग कब किया गया 16वीं शताब्दी। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये औरंगजेब के बारे में है और इसको पहले पढ़ लेते हैं तब मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्लिप को इसको क्यों डाला है। तो देखिए औरंगजेब जी का जो पीरियड था वो 1658 से लेके 1707 तक था। तो आइए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि उन्हें जो है वो
सक्सेस उन्हें नहीं मिला। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था, क्या कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको मैंने लिखा है कि शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की जो सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाइद ईरान भाग गया। दूसरा है कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों को जो इस तरीके से कब्जा कर लिया। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने ये क्यों लाइन डाली थी ये अब आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उत्तराधिकार जो बात की जाती थी सक्सेशन की, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि मुगल जो ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोर्गेनेचर where the eldest son inherited his father estate। इस पे नहीं विश्वास करते थे कि पिता मर गए तो जो बड़ा वाला पुत्र होगा वो इस अपनी संपत्ति ले लेगा, नहीं, बल्कि इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहयोदयाद को मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। हाँ, ये पॉइंट था, क्योंकि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था फिर भी जो है इस तरीके से क्या हुआ था कि लड़ाई होना तय था। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा भी था, जब मैंने इसका एक वीडियो डाला है, पर्टिकुलर वीडियो डाला है, तो उस पर आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो बहुत सारे जो लड़ाई हुई उनमें मैंने वो दिखाया है कि कैसे जब मुगल एम्परर्स आए तो बादशाह का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें मैंने बताया कि आप वीडियो में जाएगा तो पढ़ेगा कि कैसे पावर को लेके इस तरीके से जो है झगड़े हुए। उसके बाद से आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। ये बहुत फेमस था क्योंकि हम लोग ने जोधाबाई जो थी उनका भी विवाह जो है वो भी मूवी देखी है, तो उसमें भी मुगल शासक से ही हुआ था। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन बात थी उस टाइम की। देखिए लिखा भी हुआ है कि जहांगीर की माँ खचवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब देखिए उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता। तालिका 1 में हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ ली। तो अब हमें ये बोल रहा है डिसाइड करने को कि आपको क्या लगता है कि जो आप वो देखते थे कि ज्येष्ठ अधिकार को आप ज्यादा सही मानोगे या सहदायाद को ज्यादा मानोगे। अब देखो मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध है, आइए पढ़ते हैं। तालिका 1 को फिर से देखिए। ये टेबल 1 का जो है एक वीडियो है जिसमें मैंने मुगल डायनेस्टी से लेके सारी चीजें बनाई हैं, आप प्लीज उसे देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप पाएंगे, वो अलग से वीडियो है, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने जो है वो मुगलों की ये था कि जब हम मुगल शासक जो अपना लेंगे तो इस तरीके से वो लोग अपनी बच्चियों जो पुत्रियों की शादी कर देते थे मुगल शासक के दरबार में। तो ये स्टोरी है। अब आगे पढ़ते हैं कि आई होप क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री था तो इसको बहुत ज़्यादा पार्ट में भी बांट के पढ़ाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए एक सुर में एक नज़र में मैंने सोचा से पढ़ा दूं। थोड़ा वीडियो बड़ा है बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कोऑपरेट करिए, पढ़िए, आप ही लोग के लिए ये सारे वीडियोस हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। तो सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी।
पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखिए। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो वो सोचे कि मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा मुगल साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन बाद में वो फिर पुनः उन्होंने गठित कर लिया अपना एक ग्रुप और फिर वो मुगल साम्राज्य के विनाश के पीछे पड़ गए। उसके बाद से देखिए अब मनसबदार जो है उन सब के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा जो सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। तो मनसबदार जो शब्द है वो हमें याद रखना होगा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वह अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो इक्ताओं हम लोग ने किस में पढ़ा था? तो इक्ताओं हम लोग ने इससे पहले जो है लोदी इन सारी डायनेस्टीज में दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि जो जिस जमीन से कर वसूला जाता था उसे इक्ता कहा जाता था और जो इसे वसूलता था उसे इक्तदारिया मुक्तिया कहा जाता था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जात की श्रेणियां क्या बनाई गई थी। तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, तो उन्हें हमेशा ऊंचा दर्जा मिलता था। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या अब 29 से होके कहाँ पहुंच गई? 79 हो गई। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्हें जो है मनसबदार जो इनको रखा ही इसलिए जाता था ताकि वो सारी चीजें कर सके। तो अब जब बढ़ गया तो इनको उतना ऊंचा दर्जा भी दिया जाता था। तो इस तरीके से जो है वो खर्चा तो बढ़ गया बट उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत आ गई। तो मनसबदार और ये है। आगे हम लोग जागीरदार पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। अभी तो हम लोग ने जब एम्पायर एक्सपेंड होने लगा तो डिफरेंट रीजन्स में मुगल ने डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल को रिक्रिएट किया, इस तरीके से है। तो उसमें जो हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने मनसबदार कौन होते थे? जो कि एक पोजीशन या फिर रैंक होल्ड करते थे। और वो किस लिए करते थे? तो 3 चीज के लिए। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स फर्स्ट रैंक, देन सेकंड सैलरी एंड थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये तरीका है मनसबदार का। मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ क्या है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसाब मीनिंग अ पोजीशन और ए रैंक। उसके बाद से आइए आगे पढ़ते हैं। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पे नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, क्योंकि उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, बट ये लोग उन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके
कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा था कि उस टाइम पहले 29 थी और 29 से अब 79 हो गई। तो जब 29 मनसबदार से जब रैंक जो बढ़ गई वो 79 हो गई, किस पीरियड में? औरंगजेब के पीरियड में। तो उस तरीके से एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया, ये जो है उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो इस तरीके से तो जो है उन्हें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, बहुत लंबा सा। और राजस्व जो था वो, अब देखिए ज़ब्त और ज़मींदार। अब ज़ब्त और ज़मींदार कौन है, इनको पढ़ते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख संसाधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ये बहुत अच्छी लाइन है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थलों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से लेकर 1580 का कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारी चीजें पढ़ ली कि कैसे जो है राजस्व ये लोग प्राप्त करते थे। अब देखिए ये चित्र 6वां है, ये क्या बता रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया, देखिए जो ये भ्रष्ट अफसर है ये रिश्वत लेते हैं और वहीं एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हैं। एक तरह से वो रिश्वत ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कौन पिसता है, मैंगो मैन यानी कौन, आम आदमी। तो बेचारे गरीब जो हैं ये पिसे जा रहे हैं, इन्हें मारा जा रहा है। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक कर अधिकारी जो है गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो ये इसका पीरियड दिखाया गया है। किसके काल में दिखाया गया, तो शाहजहां के राजकाल में दिखाया गया। एक ये लघु चित्र है। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे ताकि कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी जो है ये नहीं लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, या फिर अगर ये पिक्चराइजेशन आ जाए, ये पूछे कि किस काल में ऐसा था कि रिश्वत भी ली जाती थी और दूसरे तरीके से जो कर अधिकारी हैं वो गरीबों पे बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग थे। तो शाहजहां के राजकाल में इस तरीके से था, जिसको लघु चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब देखिए ज़ब्त एंड ज़मींदार हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन कौन क्या होते थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ बुक्स के बारे में कि कौन बुक्स लिखा, किसके शासनकाल में लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसके शासनकाल को प्रदर्शित करता है, क्या ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से हम लोग आइए पढ़ते हैं। इस व्यवस्था को ज़ब्त कहा जाता था। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण नहीं कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो देखिए एक तरह से तो जमींदार था जो सारी चीज़ों, सारे जो है राजस्व को वसूलते थे, उसको कितना देना है इन सब का जो रख रखाव है हिसाब करते थे। लेकिन कुछ व्यवस्था में उसको ज़ब्त कहा जाता था। इस व्यवस्था ये उन स्थानों पे प्रचलित थी जहाँ पे मुगल जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भूमि का निरीक्षण नहीं कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनको उनका हिसाब रखना था। तो वहाँ पे ज़ब्त लाया गया व्यवस्था। उसके बाद से लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वह विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। तो इस तरीके से जो है मतलब कि 17th century, at the end of the 17th century, these peasants revolts चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इस तरीके से हम लोग ने है जो ज़ब्त पढ़ लिया, ज़मींदार पढ़ लिया, कौन कौन ज़ब्त थे, कौन कौन ज़मींदार थे।
उसके बाद से हम लोग ने देखा कि कैसे जो है अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, उसने 10 साल तक के लिए सारी चीज़ें जो है क्रॉप ईल्ड प्राइस और एरियाज कल्टीवेट ये सब फिक्स कर दिए। अब आइए पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो ये पूछता है कि किसने लिखी है, किसके बारे में लिखा गया है, किसके शासनकाल को प्रदर्शित करता है और सारी चीज़ें। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल के इतिहास को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। अबुल फजल ने ये इतिहास तीन जिल्द में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। यानी अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। आप लोग ये सोचेंगे कि कहीं अकबर ने तो नहीं लिखी है, तो बहुत बच्चे अकबर भी मार देते हैं। तो ये जो है अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द क्या देती है? आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीजें जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमती, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण है। यानी कि सबका जो है एक तरह से आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स। तो ये सारी चीजें। अब देखिए अकबर की कुछ नीतियां थी नजदीक से, यानी कि अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स द अकबर पॉलिसी। तो नजदीक से एक नजर डालते हैं इन सब पे। तो क्या है देखिए, लिखा हुआ है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछता है कि किस पीरियड में किसके साम्राज्य को या फिर ग्राम को क्या कहते थे, ये सारी चीजें। तो देखिए लिखा हुआ है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। उसके बाद से दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होते थे जो लिखा हुआ है कि दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि सैनिक वेतनाधिकारी। सदर का मतलब धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, यानी उसको सदर कहा जाता था। देन फौजेदार सेना नायक और कोतवाल यानी कि नगर का पुलिस अधिकारी था। तो इस तरीके से हम लोग ने है जो अकबर की नीतियाँ थी उनको नजदीक से एक नजर में देख लिया कि कौन कौन किस तरीके से है और सारी चीजें हैं। उसके बाद से देखिए ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा है तो ठीक है, हम लोग सारी चीजें इसमें कवर अप कर ले रहे हैं। अब जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था? तो देखिए मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और इसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसके स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो अगर आपसे पूछता है कि किसने अपनी बेगम साहिबा के लिए जो है चांदी के सिक्के गढ़वाए और उसके पीछे क्या था, तो इसका आंसर जो है जो जहांगीर है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां जो है वो पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नूरजहां का फरमान था और ये सारी चीजें छोटा सा इंफॉर्मेशन था बट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से देखिए अब क्या आता है अब हम लोग पढ़ें कि अकबर के जितने भी अभिजात बड़े सैनिकों का जो संचालन था वो कौन कौन करता था। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। अकबर के अभिजात बड़े सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वो राजस्व खर्च कर सकते थे। जो बड़ी सेनाओं का
अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गए। तो इस तरीके से जो है वो समाप्त हो गए। उसके बाद से लिखा हुआ है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उल्लेमा, ब्राह्मणों, जेसाइट पादरियों और दुरुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतवता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये मताधता क्या है। मताधता यानी कि डॉगमा, स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, यानी कि बिना प्रश्न पूछे उसको जो है वो हमेशा फॉलो किया जाए, उसको हम डॉगमा कहते हैं। अब देखिए, सुलाहे कुल जो था वो एक शांति का प्रतीक था जो किया गया था। उसको आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्रीय एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पे बल था। तो ये हम लोग अकबर जी के टाइम पीरियड के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है कि अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सुलह-ए-कुल के बारे में है वो पढ़ लेते हैं। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो सुलह-ए-कुल किस टाइम प्रचलित था? तो ये अकबर की सुलह-ए-कुल शांति का नीति थी जो उनके पुत्र जहांगीर बता रहे हैं कि क्या क्या सारी चीज थी। सुलह-ए-कुल क्या था ये। अब देखिए आते हैं कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब जो है बस हम लोग आने वाले हैं, 1-2 टॉपिक ही बाकी हैं, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेश यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता आ रहा है। परंतु यही यात्रा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मृत रह गई। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुएं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही इन सारी चीजों को अवेल कर पाते थे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, इनमें से जो गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और जो महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। उसके बाद से लिखा हुआ है कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के जो सेवक थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाए।
यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। उनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने मुगल साम्राज्य को पूरे अच्छे तरीके से टाइम पढ़ लिया। एक और जो वीडियो है जिसमें इनके पूरे टाइम पीरियड को सबको बताया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा, उसे पढ़िएगा। आपको सारी चीज़ें जो है लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएंगी कि क्या था। वो टेबल जो है, अब और भी मैं अगर ऐसा है तो मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले जो है वो बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए। तो इस तरीके से जो है हम लोग सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब देखिए कुछ है कि राजा और रानियां, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, पढ़ लेते हैं इसको। ये कहीं और की कहानी बता रहा है, बट ये आता है क्योंकि ये बॉक्स में दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां हुए थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जिनका पीरियड 1520 से लेकर 1566 शामिल है। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य ये था, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या था, कि इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाए। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने सारी चीज़ें हैं वो पढ़ ली। अच्छे से हमें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या था, और किंग्स एंड क्वींस जो अदर में थे, कैसे ऑटोमन के डोमेन ने बहुत सारी पार्ट्स को कैसे एनेक्स कर लिया, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बस यही था जो इस चैप्टर में पढ़ना था। आई होप आप लोग को थोड़ा सा वीडियो बड़ा था, बट इट्स ओके। आप लोग कोऑपरेट करिए, वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। समरी है नहीं, पूरा चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इससे जो इस क्लास 7 से ही रिलेटेड ज्योग्राफी का भी आवर एनवायरनमेंट जो है उसको भी मैंने एक फर्स्ट चैप्टर उसका डाला है, उसको जाइए देखिए, आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ें इस लॉकडाउन के पीरियड में, और हम लोग जो है SST में बहुत अच्छा करें। और प्लीज़ आप लोग एनवायरनमेंट भी देखिएगा, क्योंकि वो 1 to 5th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 1 to 5th के भी स्टूडेंट्स को भेजिए जो सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा मदद मिले। बस यही है। Thank you so much. Have a nice day. Stay tuned to my YouTube channel.